नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं भवानीपुर इलाके में। भवानीपुर वही इलाका जहां से ममता बनर्जी लगातार विधायक रहीं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में। लेकिन भवानीपुर इलाके में हिंदी भाषियों की बड़ी तादाद और विधानसभा में भी देखें तो 6 हिंदी भाषी विधायक हैं। इस बार क्या होने वाला है, हिंदी भाषियों के मन में क्या है, भवानीपुर में क्या हो सकता है, और इन सब के बीच ये कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जो नारे लगे, जो भाषण हुआ, जय श्री राम के नारों के बीच मोदी ने कहा, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास चाकरी और शिक्षा होबे। ये नारा था मोदी का। और जब मोदी ये कह रहे थे कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले रोजगार होबे, उद्योग होबे। सवाल उठता है, क्या जहां बीजेपी है वहां रोजगार, शिक्षा, अस्पताल सब पूरा हो गया? ये सवाल क्या लोगों के जहन में होगा जब प्रधानमंत्री कहते हैं दीदी जाछे ओसोल परिवर्तन आछे? तो क्या परिवर्तन आ रहा है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं हम वो सोनार बंगला बनाना चाहते हैं जहां शिक्षा होगा, जहां रोजगार होगा, हम वो सोनार बंगला बनाना चाहते हैं जहां अस्पताल होगा, उद्योगों की कमी नहीं होगी, तो क्या जहां यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में जहां सरकारें हैं, जहां 15-15 साल से सरकारें हैं, वहां क्या उद्योगों की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है? वहाँ सब कुछ पूरा मिल गया, जो बचा है वो यहाँ देने वाले? क्या ये सवाल भी होंगे? या लोग मान के चलेंगे कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी आएगी तो चाकरी, शिक्षा, रोजगार, विकास सब यहाँ लबालब बंगाल उससे हो जाएगा? क्या ऐसा भी सोचते हैं? तो यही टटोलने के लिए निकला हूँ। और इस बीच ये भी हुआ कि टेलीविजन चैनल पर राम के रूप में दिखने वाले अरुण गोविल अब सीधे साक्षात बीजेपी में कल शामिल हो गए। अब तक जय श्री राम के नारे थे, भगवान राम की मूर्ति का जिक्र करते थे, अब सीधे टीवी वाले राम भी आ गए। तो मैं जरा हिंदी भाषियों के बीच हूँ। सुबह बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं और चाय चल रही है। ये शर्मा चाय की दुकान है, बिल्कुल आप लोगों से भी बात करूंगा। और अलग अलग शर्मा टी हाउस है, अलग अलग लोग बैठे हैं और हिंदी भाषी हैं। सुबह का वक्त है, सब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और वापस आकर यहाँ चाय के साथ कुछ कुछ कचौरी और कुछ कुछ दिख रहा है। 6-7 लोगों का इधर ग्रुप है, यहाँ कुछ पोहा टाइप का भी चल रहा है, यहाँ भी है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं और आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये बताइए सबसे पहले आप ही से, आज प्रभात खबर अखबार है, मैं जानबूझ के हिंदी का अखबार दिखा रहा हूँ। हालांकि बंगला स्टेट है लेकिन हिंदी भाषी बहुत हैं और इस इलाके में। तो जैसे दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास चाकरी शिक्षा होबे, तो किस चीज़ पर? और जवाब ममता बनर्जी ने भी कल दिया कि मैं शेरनी हूँ, किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। तो आप लोग क्या सोचते हो, किसकी बात पर लगता है लोग मुहर लगाएंगे, सोचेंगे कि ये सही है? मोहर तो देखिए, हमारे बंगाल के अंदर में शांति बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हुड़दम मचा हुआ है। विकास चाहिए, दीदी भी कर ही रही है, ऐसा कोई बात नहीं है कि दीदी नहीं कर रही है। मोदी जी विचारधारा रखते हैं, होगा कि नहीं होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना कर रहे हैं और रोज़ कितनी मीटिंगें करते हैं 2-2 लाख आदमियों की, तो उस समय क्या कोरोना भाग जाता है? मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूँगा कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। नहीं, वो तो ठीक है, कोरोना भाग जाता है, वो सही आप कह रहे हो। मोदी जी से पूछते हैं, जब आप कोरोना बोलते हैं तो इतनी भीड़ क्यों बोलते हैं? आप टीवी चैनल में आइए, पब्लिक को बोलिए कि हमको ये करना है, ये करना है। एक तो पैसा, देश का पैसा मीटिंगों में बर्बाद होता है, करोड़ों रुपया, उससे देश के अंदर में कोई स्कूलें, कॉलेजें खुलेगी। आप क्यों मीटिंग करते हैं, इतना रुपया बर्बाद करते हैं देशों में? आप टीवी में आइए, बोलिए, हम लोग सब सुनेंगे। मीटिंग तो चंदा लेके होता है, लोग चंदा देते हैं करोड़ों रुपया। जनता से क्या मतलब है? टीवी, जनता भी सब घर घर में टीवी लगा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं। देश में जाम होता है, रास्ते जाम होते हैं, व्यापार में हर्जा होता है, आप उसको क्लियर कीजिए। अच्छा, हम चुनाव पे आते हैं कि चुनाव में क्या लगता है यहाँ होगा खेला होबे या दीदी जाछे, जो मोदी ने कल कहा है? ना, खेला तो यहाँ क्या करेगा, दीदी करेगा कि मोदी करेगा, ये हम क्या जाने। खेला, वो बोलती है खेला होगा, वो 2 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा कौन खेला करके गया। डिप्लोमेटिक होके बोल रहे हैं आप? नहीं, डिप्लोमेटिक मिलेंगे, बात जो है वो सही है। अब हम इसका निर्णय तो नहीं कर सकते हैं कि दीदी जीतेगी कि मोदी। पब्लिक इतनी सारी है, जिसको जो वोट दे दे। तो हिंदी वाले पब्लिक क्या सोचते हैं, जो हिंदी जनता है यहाँ, जो हिंदी वाले वोटर हैं, हिंदी भाषी वोटर हैं, वो क्या सोचते हैं? यहाँ तो 50-50 का नारा है दादा, आधा बीजेपी भी दिखाते हैं, आधा दीदी भी दिखाते हैं। आप क्या सोचते हैं, खेला होबे या दीदी जाछे? पंगा टांगे खेला होबे। क्या, फिर से बताइए। अरे टूटा हुआ टांग से खेला होगा लंगड़ा। खेला होबे, खेला
खेला होबे खेला होबे। थोड़ा समझाइए, जैसे कल मोदी ने कह दिया दीदी जाछे ओसोल परिवर्तन आछे, उधर ममता बनर्जी खेला होबे। क्या ये राजनीति वालों का सब अपना अपना ओपिनियन है। अब वो 2 तारीख को निर्णय हो जाएगा, कौन किसको एक तरफ है सब पता लग जाएगा। अब दीदी ने 10 साल में क्या किया उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, और ये जो 150 इकट्ठे करके और वो कैंडिडेट दिए हैं उनका भी पता लग जाएगा। नहीं नहीं, तो यहाँ भी तो बहुत सारे, जैसे टीएमसी में बहुत टीएमसी के वही तो बोल रहे हैं, 150 टीएमसी के गए ना बीजेपी में, वही कैंडिडेट बने हैं, तो देखिए पता लग जाएगा क्या। कली मुकुल राय का भी नाम आ गया है। हाँ तो वो ठीक है, सब पता लग। वहाँ कांथी में शिशिर अधिकारी भी आ जाएंगे, दिव्येंदु अधिकारी भी। ठीक है, वही 2 तारीख को पता लग जाएगा कि किसका क्या दम है, 2 तारीख को पता लगेगा। आप लोगों का रुख क्या है? अरे हम लोग का रुख वही है जो पब्लिक का रुख है, जनरल रुख है, जो हमारा रुख यही है कि भैया जो शांति से काम किया, हाँ शांतिपूर्वक हो, बस ये। तो आप ये शांति का कह रहे हैं कि 10 साल से शांति में है, ये समझे नहीं, जरा समझाइए। और अभी क्या होगा? हम तो यहाँ बंगाल के अंदर कलकत्ता सिटी में रहते हैं, ऐसा कोई हुड़दम नहीं देखे, कोई सा आतंक नहीं देखे कि कभी यहाँ रात के आप 2 बजे भी निकलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह टैक्सी कार गाड़ी सब मिलती है, और यहाँ पे तो 4 बजे सुबह से सब ढाबे खुल जाते हैं, नाश्ता पानी सब मिलता है। आप यहाँ आइए, 4 बजे से आपको सब चाय पानी मिलता है। आप ऑल ओवर इंडिया में घूम लीजिए, कोई 8 बजे से पहले चाय की दुकान नहीं मिलेगी आपको। और क्या चाहिए आपको बंगाल के अंदर? सुख शांति है, बहुत बहुत अच्छा है, खराबी नहीं है। तो लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं या बीजेपी? अब मोदी जी आएंगे अपना करेंगे, वहाँ पे अपना देखें तो दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ क्या करते हैं। अब विद्यालय बनाइए, स्कूल बनाइए, बच्चों की जितनी बच्चों के पे फीस लगती है वो बापों को उतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा। जिस तरह का ये सिचुएशन चल रहा है, पैसा तो लूट लूट के स्कूल वाले रह रहे हैं, तो उसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? स्कूल बनाइए, फ्री में पढ़ाइए बच्चों को, कम से कम 10 क्लास तक तो बच्चों की फ्री पढ़ाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में बहुत अच्छा है और रात में रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है यहाँ पे। उनके बोलने से तो नहीं हो, रहते तो हम हैं। और कोई आके तो बोले कि कलकत्ते में यहाँ क्या नहीं होता, यहाँ चाय वाले बैठे हैं, पूछो 4 बजे से दुकान चलती है और रात में 11 बजे तक चलती है। क्या तकलीफ क्या है? सब खाते पीते आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है दीदी के राज में। अगर उन्होंने कहा कि रोजगार और शिक्षा हम देंगे, और जो कल ही बोला जो वो भी कि हम ऐसा सोनार बंगला बनाएंगे, विकास चाकरी और शिक्षा होवे, जो मोदी जी का कल भाषण था। ये तो आने के बाद जहाँ पे पहले जहाँ जहाँ अपना शासन है वहाँ करके दिखा दीजिए, बाद में बंगाल में भी आप शासन कर लीजिए, कोई मना नहीं है। आप करके दिखाइए, बोलने से नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाइए। और भी तो प्रांत आपके हैं बीजेपी के, वहाँ पर करके दिखाइए, बात खत्म। आप क्या कहते हैं? मोदी जी जो बोल रहे हैं कि दीदी जाछे और ओसोल परिवर्तन आछे, तो क्या लगता है? लगता तो समय के हिसाब से है कि जिस तरह से अभी जनसंख्याओं में लोगों का महत्व ज़्यादा हो रहा है, बीजेपी का आने का चांसेस है। अब ये तो समय बताएगा, अंतिम समय में लोग किसको वोट देते हैं, किस तरफ जाती है पासा, ये बोलना इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है। 50-50 का अभी परिस्थिति हो रहा है। ये बताइए मुद्दा क्या होगा लोगों के जहन में जब वोट देते समय? जैसे इन्होंने कुछ बात बताई, आपके दिमाग में क्या होगा मुद्दा? मेन मुद्दा जो दिख रहा है वो रोजगारी का है। रोजगारी यहाँ नहीं है, लोगों को काम नहीं है, बहुत लोग बेकाम पड़े हैं। इसी का मेन हमको लग रहा है कि रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आए। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जिस राज्य में 15 साल से बिहार में सरकार है बीजेपी गठबंधन का, यूपी में भी 4 साल पार हो गया, और यहाँ रिक्शा ठेला हाथ रिक्शा भी जो चला रहे हैं बिहार यूपी के लोग चला रहे हैं, तो वहाँ से तो लेकर यहाँ आ रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ जो अगर वो कह रहे हैं कि दीदी बोले खेला होवे और बीजेपी बोले चाकरी और शिक्षा होवे, तो लगता है ये रोजगार सब बीजेपी दे पाएगी? ये तो समय बताएगा, अभी बोलना बहुत मुश्किल है। अभी ये है कि दीदी के समय में जो हुआ और अभी मोदी जी के आने के बाद बीजेपी क्या करेगी, ये तो समय ही बता सकता है। आप इसका अनुमान अभी नहीं लगा सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश। आप क्या कहेंगे? बस विकास होना चाहिए, जब जो भी आए, तृणमूल आए तब बीजेपी आए, विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बस फिर बोलने से बच रहे हैं आप? बोलने बचेगा। सही जवाब यही है, जो आए विकास हो, रोजगार मिले। ये बताइए, आप बोलेंगे क्या, आपकी क्या राय है? हमें तो बदलाव चाहिए, हमें तो बदलाव चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है बंगाल में। 10 साल में अराजकता ही पैदा हुआ है, कोई अच्छा बात ऐसा कुछ नहीं हुआ है बंगाल में कि जिसके लिए दीदी को मैं वोट करूं। तो
क्यों बदलाव होना चाहिए ये बताइए, और बीजेपी के आने से क्या लगता है बदलेगा ये बताइए। नहीं, बीजेपी आने से क्या बदलेगा वो समय बताएगा, लेकिन बदलाव जरूरी है। हर जगह हर समय बदलाव जरूरी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। बदलाव आने से एक सरकार दूसरी सरकार से अच्छा काम करने का प्रयत्न करती है सत्ता में रहने के लिए। अपने अपने ही जेब भरे, लेकिन विकास होता है। एक बार बदलाव से विकास होता है, मेरा ये मानना है। अच्छा ये बताइए, जैसे ये दो बदलाव के पक्षधर हैं, आप शांति और ममता दीदी की आपने बात की, लेकिन क्या ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 10 साल हो गया, थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि सरकार कट मनी की बात कर, मोदी सरकार या मोदी कट मनी की बात करते हैं, सिंडिकेट की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, और ऊपर से जय श्री राम के नारे लगते हैं, सरस्वती पूजा और रामनवमी का जिक्र करते हैं। वो सब इतना बड़ा फैक्टर है यहाँ? फैक्टर तो देखिए हम लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा है। बदलाव हो तो क्या बदलाव हो? आपके जितने भी तृणमूल के नेता थे वो सब तो बीजेपी में चले गए, बदलाव हो गया ना। यहाँ तो क्लियर हो गई टीएमसी, और बीजेपी में जितने भी तृणमूल के नेता थे सब खरीदे गए। कि कैसे डराया गया, धमकाया गया, क्या हुआ ये हम लोग नहीं जानते। पेपर पढ़ते हैं, उसमें बोला सीबीआई का रेड हो गया, वो आदमी नेता चले गए। शारदा कांड से मुकुल राय पहले शुरुआत गणेश जी हुए, उसका अब कोई चिंता ही नहीं हो रहा है। अरे तो बीजेपी में जाने से मतलब कि गंगा स्नान हो गया, आप सब शुद्ध हो गए, सीधी कहानी ये है। तो इससे मतलब कोई भी आओ जाओ, तो जिसके पास पावर है दिल्ली में वो अपना जो चाहे बोल सकता है, मेन कारण ही ये बताओ, लेकिन ये आरोप कट मनी और ये सब जो आरोप लगता है कि करप्शन है, सिंडिकेट है, सुनते हैं, पर हमने तो कभी अपने जीवन में देखा नहीं है। सुनते पेपरबाजी के हैं, पेपरबाजी में तो पढ़ते हैं कि ऐसा वो होता है, लेकिन हमारे तो जीवन में कोई ऐसा काम नहीं पड़ा कि जिससे हम देखें कि भाई यहाँ कटमनी लग रही है, वो लग रही है। ये बताइए। गांव देहात में जाइए, देखिए कितना ट्रस्ट है। टीएमसी से ट्रस्ट है, जनता ट्रस्ट है। ये आपके बोलने से नहीं होगा जी, टीएमसी से ट्रस्ट है। तो हमको जाना है। अरे हम सिटी में रहने वाले, हम काहे को गांव देहात में जाएं? हम आप डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक मत बनिए। आखिरी बताइए जो उन्होंने कहा। ये अपना ये पावर की बात है, ये हाथ में, आपके हाथ में वोट का पावर है, उसको यूटिलाइज करिए। अच्छा आखिरी एक बात बताइए, जो आपने कहा और उन्होंने जवाब दिया, आपने कहा परिवर्तन चाहिए, उन्होंने कहा कि परिवर्तन क्यों चाहिए, जो भी नहीं चाहिए, जो भी लॉजिक दिया, और दूसरा कि सारे लोग टीएमसी के लोग बीजेपी में आ गए तो परिवर्तन हो गया। अब आज ही अखबार में देख लीजिए, मुकुल राय से लेकर जितेंद्र तिवारी को टिकट मिल गया। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता, वो भी हो सकता है शिशिर अधिकारी भी शामिल हो जाए, दिव्येंदु अधिकारी भी, पीछे के एक छोटे भाई हैं वो भी, तो भाई बाप सब लोग इधर आ गए, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो बस परिवर्तन वहाँ से शुरू होगा। परिवर्तन खाली शुभेंदु अधिकारी और दीपेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय से नहीं है, और भी नेता हैं बीजेपी में, और सबसे बड़ा जो बाप है जो कि मोदी है वो सही है। बस इतना मालूम है, मोदी सही है। मोदी यहाँ थोड़े चुनाव तो सही है। मोदी है। अडवाणी जी क्या चले गए? अभी अडवाणी जी को भी कुछ मौका दिया जाए। नहीं ये बताइए, लेकिन मोदी जी यहाँ के चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। मोदी जी दिल्ली में रहेंगे, मुख्यमंत्री तो यहाँ का होगा ना कोई। तो जो बाप बोलेगा बेटा वही करेगा ना। तो मुख्यमंत्री यहाँ पे 50 तो बाप बन के नहीं घूम रहे, टीएमसी में जैसे 50 तो बाप बने हुए हैं वैसे नहीं घूम रहे हैं यहाँ पे। इसका जवाब दे दीजिए। भैया कुछ नहीं है, बीजेपी अब हम लोग कुछ बोले नहीं भैया। देश में शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और कुछ नहीं। क्या करें आप? दोस्ती में आप मोदी तोदी मत कराइए, चलिए आप। चलिए, कुछ और लोग यहाँ भी बैठे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, लोगों से ऐसे ओपिनियन के लिए। आप सब लोग हिंदी स्पीकिंग हैं, तो चुनाव है। आपको तो टीवी में हम देखे हैं, आपका नाम भूल गया है जरा। मेरा नाम अजीत अंजुम है। हाँ हाँ हाँ, अंजुम जी, हाँ अंजुम जी के नाम से हम आपको पहचानते हैं, अभी भूल गए थे। तो अब ये एक ग्रुप यहाँ भी आकर बैठा है, और सब लोग वॉक करके आ रहे हैं आप लोग। तो मोदी जी ने कहा दीदी जाछे और ओसोल परिवर्तन आछे, कल ही बोला है, और सोनार बंगला बनाएंगे जिसमें विकास, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल सब कुछ होगा, चाकरी भी होगा। ये आज का अखबार में देख रहा हूँ, हिंदी, चूँकि हिंदी भाषी है इसलिए हिंदी का अखबार देखा। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो आपको पता ही होगा। तो क्या लगता है यहाँ लोग वोट देते समय क्या आप लोगों के जहन में होगा? विकास 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 होना चाहिए, चाहे कोई भी करे, दीदी करे, दादा करे, विकास होना चाहिए।
विकास नहीं है तो दादा भी नहीं और दीदी भी नहीं। तो ये समझ में नहीं आया, ये तो दोनों तरफ की बात हो। हम तो विकास का ही बात कर रहे हैं कि अपने को वोट किसको देंगे। आज दीदी को देंगे विकास नहीं करेंगे, दादा को देंगे विकास नहीं करेंगे, तो फिर वोट का मतलब क्या हुआ। मतलब आप जो ये जो कह रहे हैं मोदी जी इनके पक्ष में विकास लगता है कि यहाँ से होगा, ये कहने का मतलब हाँ तो विकास के साथ में हम लोग हैं। विकास के साथ में है। पहले आप बताइए, फिर और बाकी में काउंटर सवाल। आप मुस्कुरा सिर्फ रहे हैं तो कुछ बताइए। नहीं भैया नहीं, हम सब नहीं बोलेंगे आप? ना बोलते हमने आप भी नहीं बोलेंगे। और आप? जो ठीक है जो है, क्या जो ठीक है? और विकास का बात ठीक है। हाँ, दाल भात में खुश हैं, दाल भात में खुश हैं बस, समझे नहीं। दाल भात पे खुश है मतलब थोड़ा बताइए, और ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। थोड़ा समझाइए कि आपके हिसाब से जहन में, वोटर के दिमाग में, आप चूंकि वोटर हैं, क्या मुद्दा है? सबके भाषण आप सुन रहे हैं, दीदी के भी और दादा के भी। रोटी कपड़ा मकान सबको। सर आप तो बहुत टाइट बढ़िया अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सुबह सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आपको रोटी कपड़ा मकान की चिंता तो है नहीं अपने लिए? के लिए नहीं, लेकिन जब नेता लोग सबकी चिंता कर रहे हैं तो ये चिंता उनके लिए भी तो होनी चाहिए ना। रोटी कपड़ा और मकान जब बोल रहे हैं, इशारों में जो बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि आप बीजेपी के सपोर्ट में, ठीक है। लेकिन अब मैं काउंटर सवाल पूछता हूं कि ये अगर बोल रहे हैं कल कि हम वो सोनार बांग्ला बनाएंगे जिसमें विकास होगा, रोजगार होगा और चाकरी होगी, वो सोनार बांग्ला होगा जिसमें उद्योगों की कमी नहीं होगी, तो एक मिनट नहीं होता अंजुम जी, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। जो करेगा वो जीतेगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप तो सवाल उठता है कि जहाँ बीजेपी की सरकारें 15 सालों से है राज्यों में, देश में तो 6.5 साल हो गया, 7 साल होने जा रहा है, तो वहाँ विकास रोजगार सब हो गया। शिक्षा, बिहार की हालत देख लीजिए, यूपी की हालत देख लीजिए। बिहार यूपी के बेरोजगार यहाँ के रिक्शा भी चला रहे हैं, चाय भी बेच रहे हैं, दुकानों में काम कर रहे हैं। जो पहले के बिहार के यहाँ है वही है, और नया आके तो यहाँ सकेगा नहीं। अभी भी बिहार यूपी से पलायन होता है। बिहार में जो गरीबों के लिए अकाउंट खुला है वो तो उनके लिए वरदान है। तो 10,000 रुपये जो बेचते थे, 500 रुपया कोरियर वाला ले लेता था, उसको तो 500 रुपया 10,000 में वो बच रहा है। तो वहाँ के लिए तो बहुत काम किया है। 70 साल में कभी मिला उनको 5,000? बिहार में कोई उद्योग लगा है? अभी बिहार पे बात करेंगे, लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ मोदी जी कहते हैं उद्योग होवे शिक्षा होवे, तो बिहार का मैं हूँ, मैं बिहार में उद्योग और शिक्षा और रोजगार तीनों की स्थिति में जानता हूँ। उद्योग के लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए चाहिए वो सब यहाँ मौजूद है, मगर उनका दोहन नहीं हो पा रहा है। 10 साल पहले 15 साल पहले जो बिहार था और आज में आपको फर्क नहीं दिख रहा है? ब्राइटनेस नहीं लग रहा बिहार में आपको? सड़कें बनी है, लेकिन हम 15 साल बाद भी सड़कों की बात करेंगे। बिहार के आप किसी भी इंडेक्स पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जमीनी, लेकिन पूछिए बिहार की गृहिणियों को पूछिए। लेकिन चलिए हम बिहार पे क्यों बात कर रहे हैं, हम बंगाल पे वापस लाते हैं। आप क्या सोचते हैं, दीदी जाछे असोल परिवर्तन आछे या खेला होवे? हमें किसी बोल रहे कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे लोग हैं कुछ नहीं भी बोलते हैं, और कई बार ऐसा भी जो बोलते हैं उसके मतलब आप कुछ और भी निकाल सकते हैं कि कई बार दिल की बात जुबान पे किसी और शक्ल में आती है, कई बार दिल की बात जुबान पर नहीं आती है। इसका एनालिसिस आप लोग करते रहे, ये हिंदी भाषी हैं। और फिर मैंने जैसा कि पहले बताया, ये भवानीपुर इलाका है जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लगातार जीतती रही हैं, लेकिन इस बार नंदीग्राम गई हैं। आप कुछ कहेंगे? नहीं? हाँ, मैं भी चाय पीता हूँ, यहाँ भी कुछ लोग आकर बैठ गए। 1 मिनट, आ रहा हूँ। चलिए कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, अलग अलग चाय के ठीहों पर। सुबह का चूंकि वक्त है, प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि 2 मई दीदी जात छे, ओसोल परिवर्तन आज छे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, परिवर्तन और भाषण देना दो बड़ी बात है। अगर आप वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल में जो शासन है उसमें थोड़ी सी कमजोरी है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, खास करके कि रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में आप फिर भी ठीक है। और जहाँ तक सवाल रहा टीएमसी पार्टी का, उन्होंने अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग पिछले 10 वर्षों में किया हुआ है, और इस स्ट्रॉन्ग बेस के कारण बीजेपी सीट गेन कर सकती है। मेरे व्यक्तिगत हिसाब से ये बहुत कांटे की टक्कर होगी, 5 या 10 सीट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा, कोई भी पार्टी जो जीतेगी या हारेगी। तो ये आकर के भाषण में तरह तरह के जुमले बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जुमला बोलना अनफॉर्चुनेटली मोदी जी की आदत है। वो जब कभी भी भाषण देते हैं तो वो एक एक बात करते हैं, लेकिन वो बातों का अंत कहीं नहीं होता है। तो मैं इन जुमलेबाजी को मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ये एक खाली लुभावनी बातें हैं।
जो वो बोल जाते हैं, पढ़े पढ़ाए बने बनाए भाषण होते हैं पीछे से, और वो प्रॉम्प्टो होते हैं। जैसे मोदी जी ने कल बहुत सारी चीज़ कही, जिसमें ये भी कहा कि हम वो सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं जहाँ गरीब मजदूर किसान सम्मानित जीवन जिए, वो सोनार बांग्ला जहाँ युवाओं के पास शिक्षा रोजगार हो। तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की, तो वो सोनार बांग्ला पे लोग यहाँ मानेंगे? अभी भारतवर्ष में क्या हुआ है, मोदी जी भी तो अभी प्राय 8-9 साल से हैं। जितनी बातें हुई उतना काम थोड़ी हुआ है। आज आप एक आम आदमी के पास जाइए, उसके पास व्यवसाय की क्या हालत है। आज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, उनकी क्या हालत है। जो चंद इने गुने आदमी हैं उनमें बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन हम अगर आज मासेस की बात करें तो वहाँ तो कोई विशेष तरक्की नहीं है। आज हमको ये बताइए कि कोरोना काल के पीरियड में मुफ्त राशन बटा, मुफ्त चीज़ें दी गई। एक बिजनेसमैन को क्या मिला मुफ्त में? उसको खाली 20% एक लोन दे दिया कि आपको कोविड लोन हम दे रहे हैं, जिस पर भी आपको ब्याज लगेगा। और जब कारोबार बंद था, व्यापार ठप था, उस पीरियड के भी लिए कोई लोन मोरिटोरियम नहीं दिया गया, खाली 2% का सब्सिडी दिया गया। तो ये सब पॉलिटिक्स है जी। हर आदमी अपने मन की बात करता है, लोगों को लुभावनी बातें नहीं करे तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जो नारा दे रहे हैं मोदी जी कि पिछले लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार पूरी तरह साफ, तो आपको लगता है ये जुमला है? देखिए, लोकसभा अलग इश्यू है और राज्यसभा, ये स्टेट असेंबली अलग इश्यू है। स्टेट असेंबली में आदमी जो स्टेट में मिलता है वो उससे संबंधित रहता है। लोकसभा में वो एक सेंट्रल फिगर को देख करके वोट करता है। वो देखता है कि भाई सेंट्रल में ये पार्टी है, वो है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जितनी बड़ी गेन उनको लोकसभा में हुई, उतनी बड़ी गेन कोई इस इलेक्शन में मिलेगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। अब ये अहम इनकी बात इसलिए भी है कि लोकसभा में जितना वोट 40% वोट बीजेपी को मिला, और बीजेपी के नेताओं को लगता है 125 सीट पर विधानसभा सेगमेंट्स में बढ़त थी, 18 सांसद जीते। बीजेपी को लगता है वो बेस उनका वोट बैंक का बन गया है जो विधानसभा में मिले। लेकिन जैसे ही हिंदी स्पीकिंग है, भवानीपुर इलाके में रहते हैं, और भवानीपुर वो इलाका है जो ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। 2 बार जीती, हालांकि इस बार नंदीग्राम में गई। तो ये बताइए, ममता बनर्जी क्यों भवानीपुर छोड़ के चली गई? देखिए, मैं इसको छोड़ के चली जाने वाली बात नहीं कहता हूँ। मैं इसको एक या तो कॉन्फिडेंस कहता हूँ या एक ओवर कॉन्फिडेंस कहता हूँ। उनको ये मालूम है कि उसका ग्रोथ नंदीग्राम और सिंगूर से ही हुआ, और आज जो वो बंगाल में जानी जाती है, या आज वो बंगाल में जिस तरीके से मार्क्सिस्ट की सरकार को ख़त्म करके आई, तो वो नंदीग्राम और सिंगूर के कारण ही था। वो खुद अपने आप को जानती है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। और पिछले 10 वर्षों में ममता बनर्जी ने अपने चेहरे के अलावा किसी दूसरे चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया। तो आज जो भी आदमी देखता है वो ममता दीदी के नाम पर देखता है। तो ये कहना कि भाई वो भवानीपुर छोड़ के चली गई है, मैं इसको नहीं समझता। एक बीजेपी में चेहरा नहीं है। कहाँ है चेहरा? आज बीजेपी, एक बात बताइए कि किसी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को, जिसको कि वो ये कह सके कि ये हमारे, वो आज तक तो शॉपिंग करते फिर रहे हैं। कल भी अगर कोई आ रहा है वो उसको ले रहे हैं, परसों भी कोई आ रहा है उसको ले रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात ये, जो बाहर से लेके आ रहे हैं और उनको टिकट दिया जा रहा है, और इनके पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है। आप देख लीजिए, जब से ये टिकट वितरण का काम शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ इनके पार्टी के अंदर में बवाल चल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो नाखुश आदमी होंगे वो इनको ओपनली इंटरनली सपोर्ट नहीं करेंगे, पार्टी में रहने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? आपका क्या शुभ नाम है और कब से हैं आप बंगाल में? मैं जन्म से हूँ जी। मेरे को 70 साल हो गए। मैं कलकत्ते में ही पैदा हुआ। हम लोग ओरिजिनली राजस्थान बीकानेर से हैं। मेरे ग्रैंडसन को ले लीजिए तो हम लोग 5 जनरेशन से यहाँ हैं। मैं यहीं इसी एरिया में रहता हूँ। रमेश बहती मेरा नाम है। तो रमेश जी ये बताइए, चूँकि हिंदी स्पीकिंग लोगों की ओपिनियन भी मैटर करती है, विधानसभा में 6 हिंदी स्पीकिंग विधायक हैं, हर बार एक वोट का एक रुख बहुत कुछ तय करता है, तो इस बार क्या है? देखिए, हिंदी स्पीकिंग का परसेंटेज कितना है बंगाल में? सबसे पहले तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कि 6 सीट या 5 सीट या 7 सीट अगर कोई उनको मिल भी जाएगी या बीजेपी को भी मिल जाएगी, तो उससे कोई बहुत बड़ा स्विंग थोड़ा ही होगा।
243 सीट ना कितना सीट है उसमें आप देखेंगे 294। 294 में 2% पड़ता है जी। तो ये 2% मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा उथल पुथल कर देगा। इनको जहाँ गढ़ जीतना है वो है नॉर्थ बंगाल, वो है साउथ बंगाल, जहाँ पर कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम से बीजेपी ने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है। नॉर्थ बंगाल में किया है। हाँ, नॉर्थ बंगाल में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा है। तो मैं बहुत ज़्यादा इतना पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता हूँ जी, खाली एक जो न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ या मीडिया में देखता हूँ, मुझे उसके आगे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये सब इतना राम का नाम लेते हैं, कल भी मोदी की रैली में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और ये एक और दिलचस्प चीज़ हुई कि वो जो टीवी वाले सीरियल वाले राम थे, अरुण गोविल, वो भी इस मौके पर बीजेपी में कल ही शामिल हो गए। इधर जय श्री राम का नारा लग रहा था और उधर टीवी वाले श्री राम अरुण गोविल आ रहे थे बीजेपी में। उसके पहले वैसे रावण और सीता बहुत पहले आके चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी में। तो इस तरह के राम के आने से और ये जय श्री राम के नारे से ये सबसे कितना फर्क पड़े? देखिए, इसमें हिंदू वोट तो पोलराइजेशन होगा ज़रूर, क्योंकि आज आप ये समझिए कि बीजेपी का बेस हिंदू वोट है। आज जिस तरह से लोग बोलते हैं कि भाई ममता मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तो वैसे ही बीजेपी भी हिंदू तुष्टीकरण करती है और वही उनका वोट बेस है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये हर आदमी का अपना अपना पंथ बना रखा है और पॉलिटिक्स में धर्म बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हर आदमी अभी जब आप देखेंगे इलेक्शन के लिए, तो वो ये बात करेंगे कि लोअर कास्ट के कितने वोट है, फलानी जाति के कितने वोट है, इस धर्म के कितने वोट है, इस संप्रदाय के कितने वोट है। तो वोट अब मुद्दे का विषय नहीं रह गया। ये आपने एक बात कह दिया हम कि वोट मुद्दे का विषय नहीं रह गया, लेकिन फिर से सवाल मैं एक आखिरी पूछूंगा आपसे कि जब फिर भी वोट देते समय कुछ तो लोगों के जहन में मुद्दा होगा, तो जैसे क्या मुद्दा होगा जहन में? हालांकि मैं देखूं हिंदी भाषी हो सकता है अलग कुछ सोच रहे हो, कुछ बंगाली में अलग अलग जमात अलग अलग सोच रहे हो, लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये एक परिवर्तन चाहता है आदमी। बोला उसको देख लिया, अब इसको देख के देख लो। यही परिवर्तन में ममता आई थी जब सीपीएम से आई थी, और आज भी इसी परिवर्तन में लोग उम्मीद में बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। टीएमसी अपनी सीट अपने को रिटेन करना चाहती है आश्वासन दे करके। अगर अभी समझिए टीएमसी का जैसे मैनिफेस्ट आया, अब उसमें वो बोलते हैं हम 500 रुपये औरतों को देंगे, तो ये काम तो वो 5 साल पहले भी कर सकते थे, मना किसने किया था? और दूसरी बात, यहाँ की जो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो देंगी कहाँ से? आज स्टेट में, आज आप कलकत्ते में भी आए हुए हो, दिल्ली से आए हो आप बाहर से, आपने यहाँ की रोड कंडीशन देखी है, आपने दिल्ली की रोड कंडीशन देखी है, एक दिल्ली के शहर की व्यवस्था देखी है। ये शहर एक ज़माने में भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी। आज यहाँ पर कल कारखाने बंद पड़े हैं। आज आप जहाँ कहीं भी जाइए, बिज़नेस नहीं है, व्यापार नहीं है। जो नियर बाई स्टेट्स के लोग पहले आके यहाँ से खरीदी किया करते थे, वो बेस भी ख़त्म हो चुका है जी। कलकत्ते में आदमी सिर्फ एक कारण से जी रहा है, यहाँ के खर्चे कम हैं, और वही एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा, यहाँ का आदमी बहुत आरामप्रद है। अच्छा, आराम परस्त है। ये मैं दोपहर में देखता हूँ 1 से 3-4 बजे तक शहर के बाहर तो सब बंद हो जाता है। लेकिन ये बताइए, चूँकि आप हिंदी स्पीकिंग हैं, यहाँ बिजनेस है आपका? हाँ जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो सोनार बंगला हम बनाएंगे जहाँ शिक्षा और रोजगार देंगे, वो सोनार बंगला बनाएंगे जहाँ उद्योग होगा और उद्योगों की कमी नहीं होगा, तो क्या यूपी बिहार में शिक्षा रोजगार उद्योग इतना हो गया? तो वो भी तो ऐसे ही भाषण है। देखिए, ये होने में समय लगता है। आज मैं बोल दूँ उद्योग लगाऊंगा तो मिनिमम 3 से 5 साल का समय चाहिए। उद्योग किसी के कहने से नहीं लगता है। उद्योग उद्योगपति या व्यापारी के अपने एक जगह के लिए कॉन्फिडेंस के लिए लगता है। आज कलकत्ते शहर में बहुत लोग ऐसे रहने वाले हैं जिनकी कि कल कारखाने व्यापार कलकत्ते के बाहर में है या बंगाल के बाहर हैं, वो वहाँ पर ठीक काम चला रहे हैं। वो किसी न किसी सोशल कनेक्शन के कारण वो कलकत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक ख़ास बात है इस नगरी की कि जो यहाँ का आ जाता है वो यहाँ का हो जाता है। यहाँ आपको लोगों में अपनत्व बहुत मिलेगा। कोई भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा कम्युनल बात करता नहीं मिलेगा। लेकिन कम्युनल बात तो बीजेपी के नेता मंच से करते हैं ना हर समय, जिसमें लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, या जय श्री राम के नारे ही अगर मंच से लग रहे हैं, राजनीतिक मंच से जिस तरह से लग रहे हैं। एक हुआ था ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, उसमें भी जय श्री राम के नारे लगे और ममता ने कहा कि मैं नहीं बोलूँगी।
तो ये तो कम्युनल ध्रुवीकरण पोलराइजेशन की कोशिश। तो ये तो हो ही रहा है, इसमें क्या दो मत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आज मान लीजिए कि कम से कम उस लेडी ने ये हिम्मत तो दिखाई कि मैं भाषण नहीं दूंगी, मैं अगर एक ऐसे कार्यक्रम में आई हूँ जो कि न स्टेट का है न वो सेंटर का एक कार्यक्रम है, वहाँ पर आपने उनको एज ए इन्वाइटी बुलाया और वहाँ बुला करके सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल से अगर नारे लग रहे हैं तो क्या वहाँ वॉलेंटियर नहीं है या क्या वहाँ पर पुलिस नहीं है? आप किसी को क्या मना नहीं कर सकते हैं? या उस पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई आप ऐसी भाषण मत दीजिए, किसी ने भी माइक पर एक बात ये नहीं कही कि ये नारे लगाना उचित नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जी, ये दो पर्सनैलिटीज़ की लड़ाई है, इसमें कौन क्या कर लेता है ये सब नहीं मालूम है। चलिए शुक्रिया। और मैं हूँ अभी भवानीपुर इलाके में और ये है बलवंत सिंह ढाबा है जहाँ सुबह की चाय के लिए लोग जुटते हैं। तो ये सज्जन मिल गए, मैंने इनसे बात की, बातों से आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके मन में क्या है। कुछ बातें इनकी बातों से आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।